हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 6 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम 6 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। आप लोगों के लिए दिसंबर 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के सेलेक्टेड करंट अफेयर की क्विज चलाई जा रही है मॉर्निंग में 8 बजे। तो इस क्विज से जुड़ना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और लास्ट 2 दिन से मैं आप लोगों के करंट अफेयर की क्लास नहीं ले पा रही थी। रीज़न यही था कि मैं भी अपने कुछ एग्ज़ाम्स में बिज़ी थी। काफ़ी कोशिश की मैंने कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊँ, लेकिन वो ट्रैवल में पॉसिबल नहीं हो पाया। तो 2 दिन दूसरी मैम ने पढ़ाया, लेकिन आज से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और हाँ, मैंने आप सभी के कमेंट्स भी रीड किए थे लास्ट 2 डेज़ के। आप लोगों ने मुझे काफ़ी मिस भी किया। सच कहूँ तो पर डे करंट अफेयर बनाना मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, और जिस दिन भी मैं करंट अफेयर नहीं बनाती तो मुझे भी एक कमी महसूस होती है। खैर कोई नहीं, रीज़न था इसलिए वीडियो नहीं बन पाया। आज से हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, यदि बैकग्राउंड में आप लोगों को कुछ आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो रीज़न ये है कि घर में भागवत चल रहा है। तो 7 दिनों तक ये भागवत चलेगा, जिसके कारण आप लोगों को बैकग्राउंड आवाज़ सुनाई दे सकती है। तो थोड़ा आप मैनेज करिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 5 अक्टूबर को। और इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि भारत में जो नेशनल टीचर्स डे है ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड टीचर्स डे ये मनाया गया है 5 अक्टूबर को, और ये 1994 से मनाया जा रहा है। मतलब कि इस बार का जो वर्ल्ड टीचर्स डे है इसका 26वां एडिशन है। अब यदि हम बात करें कि इस बार के वर्ल्ड टीचर्स डे की थीम क्या थी, तो इस बार की थीम थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो 1 अक्टूबर को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और गांधी जी की 151वीं जयंती ये भी मनाई गई है 2 अक्टूबर को ही। इसके बाद 4 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व पशु कल्याण दिवस, यानी कि वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। तो ये सभी डेज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बोंगो सागर नामक नौसैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। तो यह आयोजित किया गया था भारत और बांग्लादेश के नौसेना के बीच। और कहाँ आयोजित किया गया था? बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बे ऑफ बंगाल में। अब देखिए, कई लोग कमेंट में ये पूछते हैं कि एक्सरसाइज होती क्या है और ये क्यों होती है। तो देखिए, एक्सरसाइज मतलब कि जो अभ्यास है, जैसे कि देखिए ये है नौसैन्य अभ्यास, मतलब कि जो बांग्लादेश की नेवी है और इंडिया की नेवी है, इस एक्सरसाइज में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करती है कि किसकी नेवी बेस्ट है। तो यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन का काम होता है। तो बांग्लादेश के बीच, मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच नौसैन्य अभ्यास हुआ है, जिसका नाम है बोंगो सागर। एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी कि जो सैन्य अभ्यास होता है, इसका नाम है संप्रति। संप्रति ये है मिलिट्री एक्सरसाइज और बोंगो सागर ये है नेवल एक्सरसाइज। अब ये आयोजित कहाँ की गई है? बे ऑफ बंगाल में। तो ये है बांग्लादेश, ये है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। और देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था भाषण 4 द्वीप के बारे में। अभी कुछ समय पहले ही एक एग्जाम में पूछा गया था कि हाल ही में चर्चित भाषण 4 द्वीप ये कहाँ स्थित है। तो ये बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। और ये चर्चे में क्यों आया था? तो देखिए, जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं, इनके लिए भाषण 4 द्वीप में शिविर लगाए जा रहे हैं, इसी के लिए ये चर्चे में आया था। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, तो इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर तो ये है शेख हसीना। और जो शेख हसीना है, इन्होंने बांग्लादेश की कैपिटल ढाका से ही ई वीज़ा की शुरुआत की थी। तो ये तो हो गई बांग्लादेश की बात। यदि हम ऑप्शन में लिखे अदर कंट्रीज से भारत के साथ होने वाली एक्सरसाइज को रिलेट कर सकें, तो भारत और नेपाल के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सूर्य किरण एक्सरसाइज। भारत और श्रीलंका के बीच होती है मित्र शक्ति एक्सरसाइज, जबकि जो मैत्री एक्सरसाइज है ये भारत और थाईलैंड के बीच होती है। भारत और अमेरिका के बीच बेसिकली 3 एक्सरसाइज होती है, युद्धाभ्यास, कोप इंडिया और
वज्र प्रहार। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण ये कहाँ से किया गया है? तो इसका परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है ओडिशा के बालासोर जिले से। कब किया गया है? 3 अक्टूबर 2020 को। और ये जो शौर्य मिसाइल का नया एडिशन है ये सफल रहा है। इस नए एडिशन में खास क्या है? तो देखिए, ये जो मिसाइल है ये सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह वॉर करने वाली मिसाइल है और ये 800 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को भी भेज सकती है। ये है इस नए एडिशन की खासियत और इसका ही सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है बालासोर से। अच्छा, बालासोर जिले से आप लोगों को क्या याद आता है? इसी ओडिशा के बालासोर जिले में कुछ समय पहले ही दुर्लभ प्रजाति का पीला कछुआ भी खोजा गया था और इसे यदि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही रिलेट कर सकें तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था अभ्यास मिसाइल के बारे में, पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में और ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। इन सभी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है ओडिशा से ही, ओडिशा के बालासोर जिले से। तो ये सभी आप याद रखेंगे। आप मैप में देख सकते हैं, ये है ओडिशा की लोकेशन। राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में ही स्थित है लिंगराज मंदिर, कलिंगा स्टेडियम और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नाल्को का हेडक्वार्टर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, जिन्हें कुछ समय पहले ही हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। राज्यपाल तो ये है गणेशी लाल। और ओडिशा की कंधमाल हल्दी को पिछले ही साल यानी कि 2019 में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2020 से 30 के दशक को यानी कि डिकेड को क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग। नाम किसने दिया है? WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष तो ये हैं टेड्रोस अदानोम और कुछ समय पहले ही WHO के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष ये बनाए गए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। आप WHO से और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, इसी WHO ने कुछ समय पहले ही 2 कंट्रीज़, एक है मालदीव, दूसरी है श्रीलंका, इन दोनों ही कंट्रीज़ को चेचक और खसरा मुक्त डिक्लेयर किया है। तो ये आप याद रखेंगे। देखिए, जो तेलंगाना गवर्नमेंट है इसके द्वारा वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की गई, जबकि जो WHO है यानी कि इसी WHO के द्वारा वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। लेकिन डिकेड यानी कि ये जो दशक रहेगा 2020 से लेकर के 30 तक का, इसे नाम दिया गया है डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग का। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडो अमेरिकन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं रतन टाटा जी। और क्यों सम्मानित किए गए हैं? तो देखिए, जो IACC है यानी कि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसने रतन टाटा जी की लीडरशिप के द्वारा, मतलब कि इनके नेतृत्व में भारत और अमेरिका के बीच जो रिलेशन है ये पिछले 3 दशक या इसे आप कह सकते हैं 3 डिकेड या 30 साल, इन 30 सालों में भारत और अमेरिका के जो संबंध है ये और भी मजबूत हुए हैं और इसी के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। देखिए, रतन टाटा जी का नाम तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, लेकिन इनके बारे में काफ़ी कम लोगों ने पढ़ा होगा। यदि आप थोड़ा मोटिवेट होना चाहते हैं, थोड़ा इंस्पायर होना चाहते हैं, तो मैं तो आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि इनके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी। ये तो बात हो गई रतन टाटा जी की। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल अवार्ड से रिलेटेड है, तो हाल ही में जो किरण मजूमदार शॉ हैं जो कि बायोकॉन की संस्थापक हैं, इन्हें जून 2020 में इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया था और इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड पाने वाली ये भारत की पहली महिला बनी हैं। यदि हम बात करें आनंद महिंद्रा की, जो कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, और शांतनु नारायण, ये हैं एडोब के CEO। इन दोनों को ही अभी हाल ही में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में फूल बागान मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और कहाँ किया गया है? कोलकाता में। तो देखिए, कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के इस फूलबाग मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन कर दिया है पीयूष गोयल जी ने। पीयूष गोयल जी जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे रेल मंत्री हैं और ये हैं हमारे 44वें क्रम के रेल मंत्री। पहले कौन है? तो भारत के यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री ये थे जॉन मथाई जी।
और जो पीयूष गोयल जी हैं, इन्हें 2019 में कनॉट पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब यहाँ पास रेलवे की बात की जा रही है, तो आप करंटली क्या रिलेट कर सकते हैं? तो आप ये रिलेट कर सकते हैं कि भारत की जो पहली किसान रेल है ये चलाई गई है नासिक के देवलाली से लेकर के बिहार के दानापुर तक। ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली किसान रेल, यदि दक्षिण भारत की पहली किसान रेल पूछा जाए तो ये चलाई गई है आंध्र प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक। दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी किए गए टॉप 50 प्रभावशाली सीएमओ की लिस्ट में किस भारतीय को शामिल किया गया है? यहाँ पास सीएमओ का मतलब है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, तो इसमें ये भी हाल ही में शामिल किए गए हैं रवि संथानम। देखिए, जो फोर्ब्स है जो कि एक अमेरिकी मैगजीन है, इसके द्वारा पूरे वर्ल्ड के टॉप 50 इन्फ्लुएंस सीएमओ की लिस्ट जारी की गई थी और इसमें एकमात्र भारतीय शामिल हैं रवि संथानम, जो कि HDFC बैंक के सीएमओ हैं और इस टॉप 50 में ओवरऑल इनकी रैंकिंग है 39। अच्छा, ये तो रहे 39 पोजीशन पर। टॉप पर कौन रहे हैं? तो टॉप पर रहे हैं VP फिल स्किलर, और ये कौन है? तो ये एप्पल के सीएमओ हैं। दूसरे स्थान पर रही हैं स्टेफनी मैकमोहन, जो कि WWE की चीफ हैं। तीसरे स्थान पर रहे हैं फर्नांडो मैकाडो, ये रेस्तरां बैंड इंटरनेशनल के ग्लोबल सीएमओ हैं और ये रहे हैं तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट है, कौन सा देश अंतरिक्ष में दुनिया का पहला खनन रोबोट लॉन्च करेगा? देखिए, इस क्वेश्चन में पहला वर्ड लिखा है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉन्च किया जाएगा चाइना के द्वारा। अब इस क्वेश्चन में जो टर्म लिखा है खनन यानी कि माइनिंग, तो मुझे नहीं लगता इसे ज़्यादा डीप में बताने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने घर के आसपास या और कहीं भी माइनिंग होते तो ज़रूर देखी होगी। और ऐसे ही कुछ माइनिंग अब होगी अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में, और इसी के लिए दुनिया का पहला माइनिंग रोबोट ये लॉन्च किया जाएगा चाइना के द्वारा। अच्छा, ये खनन ये कहाँ होगा? तो ये होगा एस्टेरॉयड में। और ये एस्टेरॉयड ये क्या है? तो इसका एक इमेज मैंने आप लोगों के सामने निकाल के रखा है, आप देख सकते हैं। ये है एस्टेरॉयड, जो कि एक तरह का खगोलीय पिंड है और इसी एस्टेरॉयड में खनन के लिए एक रोबोट स्पेस ये भेज रहा है चाइना, क्योंकि ऐसा मानना है कि ये जो एस्टेरॉयड है यहाँ मूल्यवान खनिज हो सकते हैं, जिसके कारण चाइना की निगाहें इस पर टिकी हुई है। और इसी के लिए ये जो रोबोट है यानी कि माइनिंग रोबोट, ये अंतरिक्ष में जाकर के खनन का काम करेगा। तो दुनिया का पहला खनन रोबोट ये लॉन्च करेगा चाइना। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है चाइना की लोकेशन, ये है अपना देश भारत। और मैं जानती हूँ आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हर बार मैं इंडिया का गलत मैप लगाती हूँ। तो देखिए, इसका सिर्फ इतना रीज़न है कि मैं जो आप लोगों को जियोग्राफी पोर्शन कवर कराना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे परफेक्ट मैप नहीं मिल पाता। बस मुझे समझाने के लिए ये वाला मजबूरी में रखना पड़ता है और मैं किसी की भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुँचाना चाहती, तो इसके लिए आप बुरा भी मत मानिएगा। तो ये है चाइना की लोकेशन। चाइना ये स्थित है एशिया महाद्वीप में, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का नंबर 1 देश है। चाइना की कैपिटल तो ये है बीजिंग, करेंसी है रेन मिनवी, प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। देखिए, कुछ समय पहले ही जो ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स जारी किया गया था, इसे टॉप किया था चाइना ने ही। इंडिया की रैंकिंग थी 12वीं। अब देखिए, यहाँ पास बात की जा रही है दुनिया के पहले देश की, तो आप अदर ऑप्शन को भी रिलेट कर सकते हैं। जर्मनी ये किस मामले में पूरे वर्ल्ड में पहले स्थान पर है? तो जो हाइड्रोजन ट्रेन है यानी कि विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये चलाई गई है जर्मनी से ही। जो अपना देश है भारत, ये ड्रोन से टिड्डियों को कंट्रोल करने वाला विश्व का पहला देश बना है। अच्छा, अमेरिका ये किस मामले में नंबर 1 है? तो देखिए, जो अमेरिका है ये स्पेस कमांड लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश है। अब ये स्पेस कमांड क्या है? तो जिस तरह से जल सेना, थल सेना और वायु सेना होता है, सेम उसी तरह से है ये स्पेस कमांड, जो कि लॉन्च किया गया है अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी किए गए विश्व में सबसे ज़्यादा पेमेंट पाने वाली एक्ट्रेसेस के लिस्ट में कौन टॉप पर रही है? तो फोर्ब्स से रिलेटेड पहले हमने सीएमओ डिस्कस किए, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पेमेंट ये किस एक्ट्रेस को मिलता है। तो ये मिलता है सोफिया वेरगेरा को। जो सोफिया वेरगेरा है, इनकी कुल कमाई है $43 मिलियन, या इसे आप कह सकते हैं लगभग 315 करोड़ की कमाई के साथ ये रही है नंबर 1 पोजीशन पर। दूसरे स्थान पर रही हैं हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जॉली, और इनकी कमाई है लगभग $35 मिलियन।
डॉलर। और इसी के साथ मतलब कि 31 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ जो गैल गोटोट हैं ये रही है तीसरे स्थान पर। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पास एक्ट्रेसेस यानी कि अभिनेत्रियों की बात कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेसेस की लिस्ट में इस बार कोई भी बॉलीवुड अभिनेत्री यानी कि भारत की तरफ से कोई भी एक्ट्रेस शामिल नहीं की गई है। तो ये तो बात हो गई एक्ट्रेस की। कुछ समय पहले ही फोर्ब्स के द्वारा विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर की भी लिस्ट जारी की गई थी, और इन एक्टर की लिस्ट में यानी कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर की लिस्ट में टॉप 10 में एकमात्र भारतीय शामिल थे, अक्षय कुमार जी। और इस टॉप 10 में इनकी ओवरऑल रैंकिंग थी 6वीं। पहले स्थान पर कौन थे? तो ये थे ड्वेन जॉनसन। नेक्स्ट है, किस एक्सप्रेसवे में भारत के पहले 5 पशु पुल का निर्माण किया जाएगा? तो देखिए, भारत के पहले 5 पशु पुल का निर्माण ये किया जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में। और ये जो है ये नीदरलैंड के मॉडल पर आधारित है, क्योंकि नीदरलैंड सरकार ने भी कुछ इसी तरह की व्यवस्था की है पशुओं की सुरक्षा को लेकर के। अब ये पशु पुल क्या है, तो आप इसे ईजिली समझ सकते हैं। मैंने एक इमेज लगा के रखा है, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ये रोड जा रही है और रोड के ऊपर से ये बना हुआ है पुल। मतलब कि मान लीजिए जंगल में कोई भी जानवर है, इसे रोड क्रॉस करना है, तो कई बार ऐसा होता है कि रोड क्रॉस करते हुए दुर्घटना में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इन्हीं की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस पशु पुल का निर्माण किया जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। अब देखिए, यहाँ पास जानवरों की सुरक्षा की बात की ही जा रही है, तो आप लोगों को और कुछ याद आना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जानवरों के लिए ही विश्व का सबसे बड़ा अंडरपास ये कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मध्य प्रदेश में NH-44 पर, और ये विश्व का सबसे बड़ा अंडरपास है। इसकी लंबाई है 16.1 किलोमीटर। साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये जो रास्ता है ये पेंच अभयारण्य के बीचों बीच से होकर के गुजरता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। मतलब कि ये जो अंडरपास है इसके नीचे CCTV कैमरे भी जगह जगह लगा दिए गए हैं, ताकि कोई भी जानवर यदि उस अंडरपास के नीचे आता है तो उसका जो इमेज है CCTV में कैप्चर हो सके। तो ये है अंडरपास, और यहाँ पास बात की जा रही है पशु पुल की। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पर मैंने बताया है एक्सप्रेसवे के बारे में, और यहाँ पास मैंने बताया है नेशनल हाईवे के बारे में। बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि एक्सप्रेसवे और NH-44 में फ़र्क क्या है? तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। पहले हम अदर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो बात हुई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। यदि हम बात करें गंगा एक्सप्रेसवे की, तो देखिए पिछले ही वर्ष यानी कि 2019 में जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है इसने गंगा एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है, और ये भी कहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, गंगा एक्सप्रेसवे। अब यदि हम बात करें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की, तो देखिए ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ये तो बात हुई एक्सप्रेसवे की। अब मैं आप लोगों को इन दोनों में ही डिफरेंस बता देती हूँ, एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे में इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो देखिए, यदि हम बात करें एक्सप्रेसवे की, तो इसकी सड़कें कई गुना नहीं होती हैं, और इसमें दूसरी सड़कें आकर के नहीं मिलती। मतलब कि कहीं से भी क्रॉसिंग नहीं होती, कहीं से क्रॉसिंग नहीं होती, मतलब एकदम स्ट्रेट होती है, और स्ट्रेट होती है तो एक्सीडेंट भी कम होते हैं। ये बेसिक बातें हुई एक्सप्रेसवे के बारे में। यदि हम बात करें नेशनल हाईवे की, तो इसे सड़कों का बैकबोन भी कहा जाता है, जो हर बड़े शहरों को जोड़ता है, चाहे वो पोर्ट हो यानी कि चाहे बंदरगाह हो, चाहे किसी राज्य की राजधानी हो, ये सभी को जोड़ता है। और एक बेसिक फ़र्क मैं आप लोगों को बता देती हूँ, भारत में नेशनल हाईवे 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेन ही है, जबकि जो एक्सप्रेसवे है ये 6 से 8 लेन हो सकते हैं। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। अनफिनिश्ड किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है प्रियंका चोपड़ा के द्वारा। अच्छा, ये बुक इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, ये जो किताब है ये 12 घंटे के अंदर ही US की नंबर 1 बेस्ट सेलर किताब बन गई है। ये न्यूज़ आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी भी होगी, और यही किताब लिखी गई है प्रियंका चोपड़ा के द्वारा। यदि हम बात करें प्रियंका चोपड़ा की, तो इन्हें पिछले ही वर्ष यानी कि 2019 में यूनिसेफ के द्वारा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही माराकेच, जो कि एक कंट्री है, माराकेच में अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय भी बनी है। फिल्मों में उत्कृष्टता के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था माराकेच में। तो अनफिनिश्ड किताब ये रिलेटेड है प्रियंका चोपड़ा से। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो हाल ही में जो डायरेक्टर है करण जौहर, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है द बिग थॉट्स
ऑफ लिटिल लव। यदि हम बात करें चेतन भगत की, तो हाल ही में इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है इसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। इम्पॉर्टेंट है अरुंधति रॉय का नाम, इनके द्वारा भी हाल ही में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है आज़ादी, और इनके द्वारा लिखी गई मोस्ट फेमस किताब है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए इन्हें 1997 में मैन बुकर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट है हाल ही में मिस कल्पना चावला कार्गो अंतरिक्ष यान, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हाल ही में लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, और नासा ने भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी के नाम पर स्पेस शिप लॉन्च कर दिया है इन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए। और नासा ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। अच्छा, नासा से आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था जो नासा है ये अपना नेक्स्ट मून मिशन, मतलब कि अपना नेक्स्ट जो चंद्र मिशन है ये भेजेगा 2024 में। खास बात यह है कि ये पहली बार इस मिशन में किसी फीमेल को भेजने जा रहा है। तो नासा ये तो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी, इसरो ये है इंडिया की स्पेस एजेंसी, जैक्सा ये है जापान की स्पेस एजेंसी, और CNES तो ये है फ्रांस की स्पेस एजेंसी। अब कौन सी न्यूज़ चर्चे में है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अटल सुरंग। तो देखिए, यदि हम बात करें अटल सुरंग की, चर्चे में है, और ये किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में, और ये विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। मेरे शब्दों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग। इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर, और ये 3300 करोड़ की लागत से बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई है? BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इस सुरंग के माध्यम से जो मनाली है और लेह है, मनाली और लेह इन दोनों के ही बीच की दूरी 46 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। अब मैंने कहा है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग। आप लोगों ने एक और सुरंग का नाम सुना होगा, चेनानी नासरी सुरंग। हालांकि इसका नाम बदल करके अब कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। तो देखिए, जो चेनानी नासरी सुरंग है ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। और मैंने क्या कहा है? विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग ये है अटल सुरंग। हालांकि जो अटल सुरंग है इसका नाम पहले था रोहतांग सुरंग, नाम बदल कर किया गया है अटल सुरंग। एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं कि ये जो अटल सुरंग है ये किस दर्रे में स्थित है? तो ये स्थित है रोहतांग दर्रे में। तो ये बेसिक है कुछ जो कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कल आप लोगों से पूछा गया था हाल ही में किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जिनका नाम था अनवरा तैमूर, इनका निधन हुआ? राइट आंसर है असम। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने YSR जल कला स्कीम की शुरुआत की है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आया है, हालांकि आज आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो या ना आया हो, रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और 2 दिन की जितनी कमी रह गई है, आप लोगों ने 2 दिन में जितना लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सारी कमी आज दूर कीजिए और वीडियो को ट्रेंडिंग में लाइए। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।